में चुनावी साल है और एनडीए इलेक्शन मोड में यानी चुनावी मोड में आ गया है। और आज पटना में सीएम आवास पर एनडीए की बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल हुए। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, राज्यसभा सांसद और आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मौजूद रहे। और इस दौरान बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों डिप्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से मंत्री संतोष कुमार सुमन ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन हुआ और 225 सीट जीतने का टारगेट के लक्ष्य को हासिल कैसे किया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। साथ ही एकजुटता के साथ मजबूती से चुनाव में उतरने का आह्वान किया गया। और बैठक में ये भी कहा गया है कि छोटे सहयोगी दलों के सम्मान का खास ख्याल रखा जाएगा। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो देखिए, ये बैठक आज हुई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हुआ और उसके बाद एनडीए के तमाम घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने एक साथ बैठकर बैठक की है। आप चिराग पासवान को देख पा रहे होंगे जो एलजेपीआरवी से हैं। इसके साथ साथ अन्य घटक दल जो एनडीए के हैं, उनके भी तमाम सांसद नेता मौके पर मौजूद रहे और इस बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। चाहे वो सीटों के बंटवारे की बात हो या फिर उम्मीदवारों के चयन की या फिर छोटे दलों के मान सम्मान की, सारी बातें आज इस बैठक में हुई है। क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव में अब बहुत ज्यादा दिन शेष नहीं रह गए हैं और ऐसे में आज की बैठक कई मायनों में बहुत ही खास रही, महत्वपूर्ण रही, जिसकी तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसे आप देख पा रहे होंगे। एक तरफ जहां आप बैठक की तस्वीरें देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ जब ये नेता बैठक में पहुंचे थे उसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। बैठक में चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया है और इसी की चर्चा हम बार बार कर रहे हैं। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे एनडीए का कोई भी घटक दल ऐसा नहीं है जो यहां पर छूटा हो। चाहे आप उपेंद्र कुशवाहा को देखें, दोनों डिप्टी सीएम जो बीजेपी से आते हैं उन्हें देखें, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह जो चाणक्य माने जाते हैं, उनकी तरफ से ये रणनीति तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री जी के निवास पर एनडीए घटक दल की बैठक हुई, जिसमें सभी प्रमुख नेता माननीय मुख्यमंत्री जी श्री चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जदयू बीजेपी के अन्य सभी नेतागण वहां मौजूद थे और बहुत ही सौहार्दपूर्ण मामले में आगामी रणनीति पर चर्चा हुई और सब लोगों ने आपसी सौहार्द के साथ आगे गठबंधन को 2025 के चुनाव की तैयारी के लिए आगे बढ़ाने के लिए आपस में विचार किया। क्या कुछ टास्क मिला है? हाँ, नहीं, बहुत अच्छा हुआ ये कि सब लोगों का यही विचार था कि हम लोग सब मिलकर बिना किसी ये के कंडीशन के हम लोग का काम एक ही होगा कि हम लोग आगे चुनाव की तैयारी में सभी कार्यकर्ता समन्वय बनाकर लग जाएं। जो अभी हमारा एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ उस पर भी चर्चा हुई और सब लोगों ने फैसला लिया कि चूंकि एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन बहुत ही सफल रहा है, इसलिए अब हम इसको विधानसभा स्तर पर एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। इस पर भी बृहद चर्चा हुई। तो आने वाले समय में एनडीए 5 पांडव के तरह कैसे आगे बढ़े। तो पटना में बैठक से पहले अमित शाह ने गोपालगंज में जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने एक बार फिर लालू परिवार को टारगेट पर रखा। अमित शाह ने लालू प्रसाद के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार अपराध को लेकर खूब निशाना साधा है और केंद्र में लालू प्रसाद के मंत्री रहते बिहार के लिए काम का हिसाब भी मांगा। पुलिस लाइन मैदान में संबोधन के दौरान शाह ने लालू प्रसाद के परिवारवाद पर भी पलटवार किया। बिहार को एक बार तय करना है कि हमें लालू रबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना है। आरजेडी थी तब क्या था? रंगदारी, जंगल राज, दबंगई, डकैती, अपहरण, फिरौती, पूरे बिहार को तबाह कर रखा था। और इतने घोटाले किए भाइयों बहनों, इनको लाज भी नहीं आती, शर्म भी नहीं है। अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ राहत घोटाला किया, रेलवे होटल घोटाला किया, मिट्टी घोटाला किया, चारवा विद्यालय घोटाला किया,
और गौ माता का चारा भी ये लालू जी खा गए, लालू जी खा गए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बिहार क्या फिर से अपहरण, हत्या, भय के शासन में जाना चाहता है क्या? जोर से बोलो, जाना चाहता है क्या? बिहार चारा चुराया इसको भूल सकता है क्या? बूथ कैप्चरिंग कर लोकतंत्र को खत्म करने की इनकी साजिश भूल सकता है क्या? और नौकरी के बीच बदले जमीन का षड्यंत्र बिहार भूल सकता है क्या? वहीं अमित शाह के बयान पर तेजस्वी यादव और मीसा भारती ने निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह झूठ बोलते हैं, चुनाव के समय बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं, बाद में ये जुमलेबाजी ही है जो वो करते हैं। तेजस्वी ने पूछा कि शाह ये बताएं कि बिहार को किस सेक्टर में कितना कितना पैसा मिला, एनडीए की सरकार ने 20 साल में क्या क्या किया। वहीं तेजस्वी ने कहा कि लालू प्रसाद को गाली देना इनका फैशन बन गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जब रेल मंत्री थे अमित शाह जी को पता होना चाहिए, अभी वो केंद्र में मंत्री हैं, कि अगर बिहार को किसी ने कारखाना देने का काम किया तो वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। 3-3 फैक्ट्री लगाने का काम किया। आज अगर बिहार में कोई पूछे कि बिहार में क्या है तो फैक्ट्री के नाम पे सिर्फ वो रेलवे की 3 फैक्ट्रियां हैं। जब लालू राबड़ी जी की सरकार थी तो 6 यूनिवर्सिटी उन्होंने देने का काम किया, 7वां यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। अमित शाह जी को कम से कम ये चीज पटना आने से पहले जानकारी ले लेना चाहिए था। जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है लोग करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है। अब जितना पैसा अगर कह रहे कितना दिया मोदी जी ने, तो बताओ ना कहाँ कहाँ दिया, कौन से सेक्टर में दिया, कितना कितना दिया, उसका थोड़ा विवरणी जो है लोगों को बताना चाहिए डिटेल में। तो जब चुनाव आता है तो केवल घोषणा करते हैं, लेकिन 20 साल में इन्होंने क्या काम किया उसकी गिनती इन्होंने नहीं बताई। और लालू जी को तो गाली देना लोगों का फैशन है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोग झूठ बोलने आए हैं, झूठ बोलेंगे, ठगने का प्रयास करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, फिर इनका काम वापस हो जाएगा। और इधर बिहार में चारा घोटाले के पैसे वापस लाने के लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि ये तो नियम है और नियम जो कहता है उसी के अनुसार काम करना पड़ेगा, चाहे लालू जी हो या कोई और हो। नियम है ना, जब आपके ऊपर एस्टेब्लिश हो जाता है कि आपने घोटाला किया है तो आपको तो पैसा देना पड़ेगा, चाहे लालू जी हो चाहे जो जी हो। नवरात्रि में कहा जा रहा है कि मटन दुकान देना चाहिए दादा। ये सरकार का विषय है, सरकार को इस पर। वहीं जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ है। साथ ही प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार इस बिल का विरोध नहीं करेंगे तो अल्पसंख्यक समाज उन्हें माफ नहीं करेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर नीतीश इस बिल का समर्थन करते हैं, उनके साथ रहने वाले सभी मुसलमान नेता और कार्यकर्ताओं को विरोध जताकर इस्तीफा दे देना चाहिए। इसलिए हम लोग वक्फ के खिलाफ में हैं, क्योंकि ये वादा खिलाफी है, उन मुसलमान भाइयों के साथ वादा खिलाफी है जिनको देश के बनते समय ये वादा किया गया कि भाई आपके इन चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन इसका बड़ा दोष नीतीश कुमार के सर पर भी है, क्योंकि आज अगर नीतीश कुमार वक्फ के पक्ष में न खड़े हों, उसके लिए वोट न करें, तो ये कानून नहीं बन सकता है, क्योंकि दिल्ली की सरकार उनकी मेजॉरिटी नहीं है। जो मुस्लिम साथी आज जदयू से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं कहूंगा कि आप लोग अभी से भी मुख्यमंत्री को लिख कर दीजिए कि वो वक्फ के पक्ष में मतदान न करें, और अगर वो करेंगे तो सारे मुस्लिम साथियों को जदयू छोड़ देना चाहिए। और रमजान, ईद, चैती नवरात्र, चैती छठ और रामनवमी को लेकर पटना सिटी के बाजार समिति स्थित फल मंडी की रौनक बढ़ गई है। सामान्य दिनों की तुलना में फलों की खपत 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ गई है, जिससे फल कारोबारियों में उत्साह का माहौल है। तो पहले रमजान चला, फिर आपका कल ईद है, कल ईद से जो है
हमारा नवरात्रा आज ही से शुरू है मेरे हिसाब से। फिर यहाँ नवरात्र में छठ है, हर चीज़ को लेके हम लोगों का जितना भी आवक है वो दुगना तिगना हम लोगों ने बढ़ा दिया। वो अंगूर हो, सेब हो, संतरा हो या जितने तरह के फल है, केला है, तरबूज है, लोगों ने अपने उत्साह के साथ अपने फ्रूट का दुगना तिगना आवक यहाँ पे करवाया। और नवरात्रियों का आगमन है और चैती छठ और रामनवमी का हम लोग ज़बरदस्त तैयारी किए हुए हैं। पूरी गाड़ी का अराइवल हम भरा हुआ है। कल के बाद देखते हैं मार्केट में क्या माहौल रहेगा। पूरा मार्केट में अभी चहल पहल है, लेकिन जो बिक्री अभी होना चाहिए अभी स्टार्ट नहीं हुआ। 1 से 2 दिन के अंदर उम्मीद है कि अच्छा मार्केट होना चाहिए। क्या क्या फल यहाँ पर अभी अवेलेबल? अंगूर है, सेब है, केला है, नारियल है, संतरा है और भी जो इन सूर पे जो चढ़ता है। और इधर मोतिहारी में भी ईद को लेकर जबरदस्त तैयारियां चल रही है। सेवइयों के दुकान के साथ साथ कपड़े की दुकान, जूते चप्पल की दुकान में काफी भीड़ उमड़ रही है। दुकानदारों ने बताया कि ईद को लेकर सुबह से लेकर रात 9 बजे तक ग्राहकों की जबरदस्त भीड़ दुकानों में लगी रहती है। कैसा आपका? बहुत बढ़िया है। कल रात तक एकदम दुकान भरा रहता है, कस्टमर का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ईद का मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है। ईद को लेकर कैसा दुकान चल रहा है आपका? माशाल्लाह अभी चल रहा है, अच्छा चल रहा है। आज तरावी था, हाँ तरावी था तो तरावी बाद से अच्छा दुकान चला है, अच्छा बिक्री हुआ है जी। और चांद रात के दिन अच्छा बिक्री हो सकता है। आतर है, सेवई है जी, ये हो गया, पंजाबी सेवई हो गया, वो माकुती हो गया जी, वो कलकतिया हो गया। अच्छा मतलब सेल आज निकला है। और अब बात देश विदेश की करेंगे। यूपी के संगत में ईद की नमाज को लेकर प्रशासन काफी अलर्ट है। एसडीएम ने ईदगाह का निरीक्षण किया और तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने का आदेश दिया है। नगर पालिका भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। अधिकारी और कर्मचारियों को फील्ड पर उतार दिया गया है ताकि वक्त रहते तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा सके। ईदगाह में सफाई और पानी की व्यवस्था की गई है ताकि ईद की नमाज पढ़ने आने वाले लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि कल ईद के मौके पर यहाँ पर नमाज होनी है। कल ईद है, उसके दृष्टिगत यहाँ पर आज निरीक्षण किया गया है क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं ईद की नमाज के लिए। तो साफ सफाई और बाकी व्यवस्था के को देखने के लिए यहाँ पर आज मैं अपनी टीम के साथ आई हूँ और यहाँ देखा जा रहा है। नगर पालिका के लोग लगे भी हुए हैं। आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर सफे बना रहे हैं और यहाँ पर जो नमाज पढ़ी जाती है तो साफ सफाई भी की गई है और इन्हीं सारी चीजों के दृष्टिगत हम लोग यहाँ पालिका परिषद संभल ईद के त्यौहार को लेकर पूरे तरह से चुस्त दुरुस्त है। साथ ही साथ हमारी सफाई व्यवस्था चारों तरफ से अच्छी रहेगी। सभी अधिकारी, सभी कर्मचारियों की हम लोगों ने ड्यूटी लगाई है। सारे ईदगाह पर जितने भी मस्जिदें हैं वहाँ पे भी हमारे साफ सफाई व्यवस्था, चूनाकरण, पेयजल की व्यवस्था थी, पानी के टैंकर, ऐसे कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगी है जो जाल उल लेके भी रहेंगे, कोई ऐसा जानवर ना आ जाए भीड़ के दौरान। तो ये सारी व्यवस्थाएं सुरक्षा की दृष्टि से भी सारी चीजें हम लोगों ने तैयार करके रखा है। तो ईद को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने विवादित बयान दे डाला है। तौकीर रजा ने कहा कि इस बार ईद खुशी की नहीं गम की ईद होगी। उन्होंने ये आरोप लगाया कि संभल में हमारे बच्चे कत्ल किए गए हैं और इसीलिए इस बार ईद बेहद सादगी के साथ मनाई जाएगी और वो ईद में नए कपड़े तक नहीं पहनेंगे। तो ईद को लेकर भड़काऊ बयान दिया गया है और इस बार खुशी नहीं बल्कि गम की ईद होगी, ये कहना है तौकीर रजा का। मुसलमान नए कपड़े ना पहने, ये भी उन्होंने कह दिया है और इसी भड़काऊ बयान की चर्चा खूब की जा रही है। साल फैसला ये किया गया है कि इस साल हम तमाम लोग ईद को बहुत सादगी के साथ, नए कपड़े नहीं पहने जाएंगे क्योंकि हमारे बच्चों को कत्ल किया गया है, हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, झूठा जेलों में डाला गया है। उनके घरों में जैसी ईद होगी वो नए कपड़े नहीं पहन पाएंगे। हमें भी नए कपड़े उनके खिराज अकीदत के लिए हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं ये बताने के लिए हमें उनके तरह ईद मनानी चाहिए और उनके हिमायत में हम नए कपड़े इस साल ईद में नहीं पहनेंगे। किसी किस्म का मेला ठेला और नुमाइश वगैरह ये सब नहीं की जाएगी, खुशियां नहीं मनाई जाएंगी, सादगी के साथ ईद मनाई जाएगी, नमाज पढ़ी जाएगी। और इधर प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र के नागपुर के दौरे पर हैं और यहाँ पीएम मोदी ने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के स्मारक पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।
और इस दौरान उनके साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौके पर मौजूद रहे। पीएम मोदी ने दीक्षा भूमि पहुंचकर संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भी श्रद्धांजलि अर्पित की है और माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखी। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए देश के विकास में युवाओं की भूमिका की सराहना की है और साथ ही महाकुंभ का भी जिक्र किया। पीएम ने सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेसेस लिमिटेड के कार्यक्रम में भी शिरकत की। सेवा के इस पवित्र तीर्थ नागपुर में आज हम एक पुण्य संकल्प के विस्तार के साक्षी बन रहे हैं। अभी हमने माधव नेत्रालय के कुल गीत में सुना, अध्यात्म, ज्ञान, गौरव, गुरुता का ये अद्भुत विद्यालय, मानवता रत यह सेवा मंदिर, कण कण में देवालय। माधव नेत्रालय एक ऐसा संस्थान है जो अनेक दशकों से पूज्य गुरु जी के आदर्शों पर लाखों लोगों की सेवा कर रहा है। राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार भी 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। ये अक्षय वट आज भारतीय संस्कृति को, हमारे राष्ट्र की चेतना को निरंतर ऊर्जावान बना रहा है। प्राकृतिक आपदा हो, भारत पूरे मनोयोग से सेवा के लिए खड़ा होता है। अभी आपने कल ही देखा है, म्यांमार में इतना बड़ा भूकंप आया है। भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वहां के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंच गया है। जब तुर्की में भूकंप आया, और इधर ओडिशा के कटक में रविवार को बेंगलुरु कामाख्या सुपरफास्ट एक्सप्रेस डीरेल हो गई और इस दौरान 11 एसी कोच पटरी से उतर गए। हादसा करीब सुबह 11:54 पर नेरगुंडी स्टेशन के पास हुआ। ट्रेन के 11 डिब्बे पटरी से उतरने के बाद राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। हादसे वाले स्थान के कई वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें यात्रियों को रेलवे ट्रैक पर देखा जा सकता है। पुलिस के अधिकारियों को भी वहां देखा जा सकता है, जो राहत और बचाव कार्य पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच जमशेदपुर से एक बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। फिर पत्थरबाजी के निशाने पर आई वंदे भारत एक्सप्रेस। पत्थरबाजों ने एक बार फिर से इसे निशाना बना दिया है। बहापुर टाटा वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव हुआ, खिड़कियों के कांच तोड़े गए, यात्रियों को मामूली चोट आई है। ट्रेन का दरवाजा भी क्षतिग्रस्त हो गया है। बहापुर से टाटा आ रही वंदे भारत ट्रेन पर ताबड़तोड़ पथराव किए गए हैं। लगातार ऐसी घटनाओं से यात्री काफी डरे सहमे हैं। घटना की जानकारी आरपीएफ को दे दी गई है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल सघनता से की जा रही है।
तो इससे पहले कल देर रात जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन में साउथ बिहार एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव हुआ था, जिसके बाद ट्रेन को रोक दिया गया। पथराव में दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस के B4 कोच की खिड़की तोड़ी गई और यात्री मामूली रूप से जख्मी भी हुए। बताया जा रहा है कि राउरकेला के बाद जब ट्रेन मनोहरपुर पहुंची उस वक्त ही पथराव हुआ। घटना की जानकारी आरपीएफ को दे दी गई है और इस पूरे मामले में एक केस दर्ज कर आरपीएफ कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि 3 महीने में अब तक 8 ट्रेनों पर पथराव की घटना हो चुकी है। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे। आरा से ये खबर है जहां बालू घाट से हथियार बरामद हुए हैं। महुई चक बालू घाट पर छापेमारी की गई, जहां 2 देसी राइफल 123 कारतूस बरामद हुए। कोइलवर में सोन नदी घाट से ये हथियार मिले हैं। 38 मिस्ड फायर कारतूस बरामद हुए। पुलिस को देख हथियार फेंक माफिया वहां से फरार हो गए। 3 के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। देख के लग रहा है ये जो राइफल है ये अवैध है और इसका उपयोग दहशत फैलाने के लिए किया जाता होगा। इसमें कुल 3 लोगों पे नामजद प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। अखिलेश राय जो कि महादेव चक समरिया का रहने वाला है, और दूसरा जोगिंदर बिन जिसके खेत में हम लोग को ये मिला है। तीसरा राम प्रसाद राय जो कि नेकनाम टोला बरहरा का है। और इन लोग के विरुद्ध पूर्व में भी जैसे अखिलेश राय के विरुद्ध अवैध बालू खनन का केसेस भी हैं। 3-4 केसेस अभी हम लोग को मिला है। इस संबंध में और भी आसूचना संकलन किया जा रहा है। और अब बात खेल की करेंगे। आईपीएल के 11वें मैच आज चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। मैच राजस्थान के दूसरे होम ग्राउंड गुवाहाटी के बरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। राजस्थान का ये सीजन का तीसरा मैच रहेगा। टीम को दोनों शुरुआती मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और पहले मैच में हैदराबाद ने और दूसरे में कोलकाता ने हराया। चेन्नई का भी ये तीसरा मैच होगा। टीम एक मैच जीती और एक में हार का सामना करना पड़ा। और फिलहाल